सो गाइस, अगर आपने भी अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अभी स्टार्ट करा हुआ है और आप भी एक अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो यार कुछ इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक्स एज अ बिगिनर आपको आने ही चाहिए। एक तरीके से समझ लीजिए बेसिक्स ऑफ, अगर आप सीपी का बेसिक समझिए तो ये सीपी का बेसिक है। जैसे आप डीएसए का बेसिक अगर आप बोलो तो आपको स्टैक क्यू ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो उसी तरीके से अगर आप सीपी स्टार्ट करना चाहते हो तो यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आनी ही चाहिए आपको। सो यार आज डिस्कस करते हैं। तो उसमें से पहली जो चीज़ है वो है मेरी बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन। ये बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन क्या है? तो यार सिंपल, अगर हम कोई भी सीपी का क्वेश्चन कर रहे होते हैं और बीच में कुछ हमें ऐसा पूछा जाता है कि a की पावर b निकालो, तो a की पावर b समथिंग, अगर मैं छोटे नंबर के बारे में बात करूं तो सपोज दैट अगर मुझे 9 की पावर 3 निकालना है या किसी की पावर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 9 इंटू 9 इंटू 9, ओके नो, ये हो जाएगा 729। सपोज दैट मुझे a टू दी पावर n चाहिए। a कोई नंबर है, n कोई पावर है, तो a को हम लोग n बार मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सो n बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये बिग ऑफ n हमारा ऑपरेशन है। ठीक है, नाउ सीपी हमसे कहती है कि हम बिग ऑफ n नहीं लेंगे, हमें लॉग n चाहिए। तो यार ये बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन हमारी इसमें मदद करता है। अब यार ये बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन के ऊपर एक वीडियो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर किसी की पावर निकालनी हो, जैसे अब छोटे नंबर तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा नंबर आ गया, जैसे अगर मेरा आ गया 1800 टू दी पावर 234 और हमसे ये भी बोला गया है कि आपको ये जो रिजल्ट है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक काम करो 10 टू दी पावर 9 प्लस 7 के साथ मॉडुलस लेके इसका आंसर दो। सो यहाँ पे हम लोग क्या बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना डायरेक्ट, तो यार यहाँ पे हम लोग बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन लगाएंगे ताकि हम लोग लॉग एन टाइम में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। और उसके साथ साथ हम लोग ये वाली कंडीशन भी लगा सकें कि 10 टू दी पावर 9 प्लस 7 से मॉडुलस लेके हम लोग आंसर निकालें। सो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सो यार हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यार कि अगर आपको कोई मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फिर नेगेटिव या फिर एडिशन आपको बोला जाए तो आपसे क्वेश्चन में आप हमेशा देखते हो कि सीबी के क्वेश्चन में हमेशा एक स्टेटमेंट मेंशन होता है कि ये जो आंसर इसका आएगा ये आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए जो इसका आप आंसर दो ये 10 टू दी पावर 9 प्लस 7 के साथ मॉडुलस निकाल के इसका आंसर दो। सपोज दैट अगर आपका आंसर है 10 टू दी पावर 9 प्लस 8, ओके, सो आपका आंसर, आपको क्या इसको 10 टू दी पावर 9 प्लस 7 के साथ मॉडुलस निकाल के देना है। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1। ओके, नो मेन मैटर क्या है मॉड्यूलर अरिथमेटिक में? अगर नॉर्मली आप किसी बड़े नंबर को, अगर आपको कोई चीज़ बोली गई, एक नंबर है n, उसको 10 बार मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए उसको आप 10 टू द पावर 9 प्लस 7 के साथ मॉडुलस लो, तो यार ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो नंबर को मैं 10 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये मल्टीप्लाई करने पर ही इतना बड़ा हो जाए कि हमारी जो रेंज है, नंबर की रेंज है, उससे बाहर निकल जाए। तो अगर यही बाहर निकल गया तो मैं मॉडुलस तो ले ही नहीं पाऊंगा। पहले ही ये नंबर बाहर हो गया, पहले ही हमारा जो कंपाइलर है वो नहीं जान पाएगा कि यार ये नंबर कितना बड़ा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मॉड्यूलर अरिथमेटिक लगाते हैं, यानी जब भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो या दो नंबर को ऐड कर रहे हो उसी टाइम पे हम लोग डिवीज़न करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो यार बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। इसके लिए भी मैं लिंक में एक वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सो यार हमारा जो थर्ड टॉपिक है ये है सिव ऑफ एरेटोस्थीन्स। अब ये क्या है? बेसिकली ये प्राइम नंबर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं अप्रॉक्स सिव ऑफ एरेटोस्थीन्स उस पर लगती है। अब होता क्या है? होता अगर ये है कि अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए और बोला जाए 25, ये प्राइम है कि नहीं, तो आप क्या करोगे 2 से लेके रूट n तक सारी वैल्यूज़ को चेक करोगे। अगर किसी से भी ये नंबर डिविजिबल हो जाए इसका मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है। ओके, नो, डिविजिबल होने का मतलब होता है प्राइम नहीं है सिंपली। तो आपने क्या किया, आपने रूट n टाइम्स, ये आपका क्या ऑपरेशन है? बिग ऑफ रूट n बेसिकली ऑपरेशन है। नाउ अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 100 से लेके 1000 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो बताओ, तो आप सिंपली क्या करोगे? एक लूप चलाओगे। 100 से लेके 1000 तक आप एक लूप चलाओगे, एक एक नंबर हर बार में निकालोगे, जैसे 100 या 101 या 105 ऐसे ही नंबर निकालोगे और उस नंबर को चेक करोगे। सो 100, अगर मुझे ये रेंज n दी हो तो n बार मुझे लूप चलाना पड़ेगा एक एक नंबर एक्सेस करने के लिए, और हर नंबर के लिए हमें रूट n लग रहा है ये चेक करने के लिए कि ये प्राइम है कि नहीं। तो टोटल जो हमारा ऑपरेशन हो गया वो n रूट n। ओके, ये हो गया। नाउ जो सिव ऑफ एरेटोस्थीन्स होता है इसमें क्या करते हैं? इसमें हम पहले से ही वैल्यूज सेव कर लेते हैं, तो वो हमारा जो ऑपरेशन होता है वो बिग ऑफ लॉग n।
वीगो ऑफ एन लॉग ऑफ लॉग एन, ये हमारा होता है सीव ऑफ एरेटोस्थीन्स की कॉम्प्लेक्सिटी। नो ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लगती है एक 2D एरे बनाने में, जिसमें हम लोग 2D एरे नहीं 1D एरे बनता है, जिसमें हम लोग वैल्यूज़ रखते हैं। ओके, जिसमें हम लोग वैल्यूज़ पहले से ही प्री कंप्यूट करके रख लेते हैं। नाउ अगर हमें कोई भी वैल्यू चेक करनी है कि 103 मेरा प्राइम है कि नहीं, तो डायरेक्टली इस जगह से देख के हम बता सकते हैं कि 103 हमारा प्राइम है कि नहीं। तो अगर मुझे 100 से 1000 के बीच में नंबर चेक करना है, तो हम सिंपली एक लूप लगाएंगे जो कि 100 से 1000 के बीच में एक एक नंबर निकालेगा, और वीगो ऑफ एन टाइम में यानी कांस्टेंट टाइम में हम बता सकते हैं वो नंबर प्राइम है कि नहीं। तो एन रूट एन की जगह ये कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली एन हो जाती है। नव यार जो अगला कॉन्सेप्ट है ये है प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग सीव ऑफ एरेटोस्थीन्स। यार अगर कोई एक नंबर दिया हो, मुझे नंबर सपोज दैट दिया हो 399, तो मुझे, या एक छोटा नंबर मानो, मुझे छोटा नंबर मानना है सपोज दैट 27। तो अगर मुझे चेक करना है कि इस 27 के फैक्टर कौन कौन से नंबर हैं, तो बेसिकली मैं जैसे प्राइम फाइंड करता था वैसे 1 से लेके रूट एन तक सारे एक लूप चलाऊंगा और हर नंबर चेक करके देखूंगा क्या नंबर डिवाइड कर पा रहे नहीं, क्या नंबर डिवाइड कर पा रहे नहीं, क्या नंबर डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। अगर जो नंबर इस 27 को डिवाइड कर पाएगा, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। जैसे 2, जैसे यहाँ पे 3 आ जाएगा इसका फैक्टर, और 1 तो है ही है मेरा, नाउ 4, उसके बाद 9 आ जाएगा मेरा फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे मैं चेक कर सकता हूँ। रूट एन बार मैं यहाँ पे चलाऊँगा और हर बार मैं चेक करूँगा कि कौन कौन से उसके फैक्टर है कि नहीं। सो यहाँ पे मुझे ये जो टाइम लगा, ये टाइम लगा रूट एन का। नाउ अगर मैं यहाँ पे सीव अप्लाई करता हूँ, तो सीव अप्लाई करने के बाद ये जो रूट एन टाइम है ये आपका लॉग एन टाइम में बता देगा कि कितने फैक्टर हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं, एज वेल एज पावर भी बता देगा। जैसे 27 है तो ये आपको 3 का क्यूब बता देगा, ये भी बता देगा कि 3 की कितनी पावर है। अगर सपोज दैट यहाँ पे लिखा हो मेरा 12, तो ये बता देगा 2 की पावर 2 है और एक 3 की पावर 1 है। सो जो मेरा जब हम लोग सीव लगाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो ये जो ऑपरेशन है जो पहले रूट एन हुआ करता था वो हमारा कम होके लॉग एन में पहुँच जाता है। सो काफ़ी कम है ये, तो रूट एन के कंपेयर में लॉग एन काफ़ी कम है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीज़। अभी देखो यार, जब भी ट्रीज़ की बात हो रही होती है, मेनली ट्रीज़ कुछ ऐसे बनता है, हमें पता है नो, ट्रीज़ कुछ ऐसे बनता है। सो ये हमारा ट्री। तो यार ट्री में बेसिकली जब भी कभी ट्री का क्वेश्चन आता है तो उसमें लीवल फाइंड करना और हमारा पेरेंट फाइंड करना, यानी अगर मैं इसे नंबरिंग दे दूँ तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11। सो लीवल क्या है सारे नोड्स का, और हर नोड का पेरेंट कौन सा नोड है। ये हम लोग जो 2 एरे बनाते हैं, ये एरे तो अप्रॉक्स हर क्वेश्चन में, ट्री के हर क्वेश्चन में ये होता ही होता है। सो अगर मैं लीवल की बात करूँ तो इसका लीवल 1 है, इसका लीवल 2 2 है, इसका लीवल 3 3 3 है, इसका लीवल 4 4 4 4 एंड 4 है। सो इसका हम लोग इसको कैसे निकालते हैं यार, ट्री में हम लोग या फिर BFS लगा के ये काम कर सकते हैं या फिर हम लोग DFS लगा के ये काम कर सकते हैं। सो BFS या DFS दोनों तरीके से हम लोग लीवल और पेरेंट निकाल सकते हैं। और यार ट्रीज़ का जो क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन में मतलब अप्रॉक्स हर क्वेश्चन में ये काम तो करना ही पड़ता है। ठीक है, लीवल निकालना, पेरेंट निकालना। सो एक और कॉन्सेप्ट है ट्रीज में, तो यार BFS इंपॉर्टेंट है, DFS भी आपकी इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी एल्गो है, आपको वो पढ़नी है, और हाँ ट्रीज के हर क्वेश्चन में अप्रॉक्स काम ही आता है। नाउ सेकंड चीज़ है LCA। LCA क्या करता है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्रॉक्स जैसे BFS DFS काम करता है इसमें हर ट्रीज़ के क्वेश्चंस में, वैसे ज़्यादातर ट्रीज़ के क्वेश्चन जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आते हैं उसमें LCA का ज़रूरत पड़ती है। नो क्या है LCA का मतलब? LCA का मतलब है अगर मेरे पास 2 नोड है, 7 है और 5 है। सो 7 और 5 है, तो वो कौन सा नोड जो कि अगर देखो मैं ऊपर बढ़ूँ, ठीक है, इस नोड से ऊपर बढ़ूँ, इस नोड से ऐसे ऊपर बढ़ूँ और इस नोड से भी ऐसे ऊपर बढ़ूँ, तो जहाँ पे पहली बार मीट हो वो मेरा होता है LCA, यानी वो नोड जिससे ये बाकी दोनों नोड अलग हुए हैं, जिस जगह से अलग हुए हैं। 1 पे 7 में थे और 1 से अलग होकर 7 इधर आ गया और 1 से इधर 5 आ गया। नाउ अगर मैं 9 और 11 की बात करूँ तो उसका है ये 3। ठीक है, 9 और 11 का जो LCA है वो 3। तो यार LCA अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से करें तो एक एक ऊपर लिफ्ट होते रहते हैं जब तक हमारा एक ऐसा नोड ना मिल जाए जो दोनों कॉमन हो। सो LCA हमारा जो ऑपरेशन होता है ये होता है वीगो ऑफ n। नाउ एक और LCA का मेथड है LCA यूजिंग बाइनरी लिफ्टिंग। सो अगर LCA यूजिंग बाइनरी लिफ्टिंग का हम लोग यूज़ करें तो वो यही काम वीगो ऑफ log n में कर देता है। सो यार जैसे अगर
ठीक है, ज़्यादातर सीपी में आपको एलसीए यूजिंग बाइनरी लिफ्टिंग लगाना पड़ता है, क्योंकि यार सीपी मांगता है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी हो उसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मेनली अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में भी बेसिकली हाई यार, ट्रीज और ग्राफ में आपका बीएफएस और डीएफएस ही हर जगह लगता है अप्रॉक्स। यार आपको बीएफएस, डीएफएस और एलसीए तो आनी ही चाहिए। यार अगला टॉपिक है बाइनरी सर्च। अब यार बाइनरी सर्च सिंपल हम लोग जानते हैं कि बाइनरी सर्च किस लिए होता है कि अगर कोई नंबर है हमारे पास और असेंडिंग ऑर्डर में कोई नंबर दिया हुआ है जैसे 2, 3, 5, 9, 11, 15, और अगर मुझे कोई नंबर सर्च करना हो कि इसके बीच में प्रेजेंट है कि नहीं, अगर मैं इसकी लेंथ n मान लूँ और मुझे चेक करना हो कि कोई नंबर इसके बीच में प्रेजेंट है कि नहीं, तो लीनियर सर्च का यूज़ करके हम वी ऑफ n टाइम में निकालते हैं, यानी लेफ्ट से स्टार्ट करा और राइट तक गए, एक एक एलिमेंट चेक करा और देखा बराबर है कि नहीं। अगर यही चीज़ मैं बाइनरी सर्च की हेल्प से करूँ तो वी ऑफ log n में निकल आता है। उसका एक तरीके से डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है। यहाँ पे हम लोग मिड एलिमेंट चुनते हैं और चेक करते हैं क्या मेरा लेफ्ट काम का है या राइट काम का, कौन सा काम का है। जो काम का है वो रख लेते हैं और जो काम का नहीं है वो रिमूव कर देते हैं, यानी हर बार जो हमारी जो टोटल सीरीज़ है वो आधी होती जाती है। सो ये बेसिकली मेरा बिग ऑफ log n ऑपरेशन होता है। नाउ जो दूसरी चीज़ है यार बाइनरी सर्च हमारा, ये तो ठीक है नंबर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन यार अप्रॉक्स आपने पिछला जितने भी छोटे कॉन्टेस्ट होते हैं कोडसेप पे, छोटे कॉन्टेस्ट मतलब 3 घंटे के या 2.5 घंटे के, या आप लॉन्ग चैलेंज में मान लो, तो उसमें यार बाइनरी सर्च का यूज़ होता ही होता है, क्योंकि यार बाइनरी सर्च का यूज़ करके हम जो n कॉम्प्लेक्सिटी है उसको log n कॉम्प्लेक्सिटी में पहुंचा सकते हैं। तो यार इसके लिए पता है लीड कोड पे पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है बाइनरी सर्च के नाम से, जो कि बहुत उसमें ढेर सारे करीबन 100 से ऊपर क्वेश्चन है। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यार आप देखोगे जहाँ भी हम लोग का कोई ऐसा ऑर्डर मेंटेन हो रहा होगा वहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च अक्सर यूज़ करते हैं। सो यार बाइनरी सर्च आपको जाके पढ़ना चाहिए और इससे कुछ क्वेश्चन इस पर लगाने चाहिए, और ज़्यादातर आप कंपटीशन में देखोगे ये चीज़ पूछी जाती है। अगला टॉपिक है यार प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम। यार प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम का यूज़ करके हम लोग जैसे समेशन का ऑपरेशन है या कैसा भी ऑपरेशन होता है उसको बिग ऑफ एन टाइम यानी कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम क्या है, अगर मुझे कोई भी नंबर है और मुझे ये बताना है उस नंबर के पहले टोटल नंबर का समेशन कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी नंबर को उठाऊँगा और बाकी पीछे ट्रेवर्स करके सारे नंबर को ऐड कर लूँगा। ठीक है, अब ये तो हुआ बिग ऑफ एन ऑपरेशन। ठीक है, यानी अगर मैं किसी लास्ट नंबर पे भी हूँ और मुझे चेक करना है तो मैं सारे नंबरों को ऐड करूँगा पीछे, यानी n बार मुझे वापस से लूप चलाना पड़ेगा, यानी n बार। और सपोज दैट कुछ ऐसा सोचो कि अगर n क्वेरीज पे पूछी गई है, यानी इसका भी मुझे चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, यानी n बार पूछा गया है, n क्वेरीज पे पूछी गई है, तो n क्वेरीज मुझे चलानी पड़ेंगी और हर क्वेरी पे, हर एक नंबर पे मुझे n बार पीछे जाना पड़ेगा। अब n सबसे वर्स्ट केस में, यानी अगर सबसे आखिरी एलिमेंट है तो मुझे n बार पीछे जाना पड़ेगा, यानी टोटल ये जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये बिग ऑफ n होगी और इसको मिला लिया जाए तो ये हो जाएगी n²। यार अगर हम लोग प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम का यूज़ करें, यानी पहले से ही प्री कंप्यूट करके रखें वैल्यूज़ को, तो यही चीज़ हमारी जो होती है वो सिंपल इसमें हो जाती है, कांस्टेंट टाइम है, कांस्टेंट टाइम हम एक्सेस कर सकते हैं। यार इसी प्रीफिक्स सम सफिक्स सम्स के बेसिस पे एक थ्योरम है कार्डानेज थ्योरम। ये भी अक्सर पूछी जाती है, आपको ये चीज़ पढ़नी चाहिए कार्डानेज थ्योरम। इसमें भी एक तरीके से हम लोग प्री कंप्यूट करके वैल्यू रखते हैं, किसी एक वैल्यू में, एक वेरिएबल में हम लोग पहले से ही प्री कंप्यूट करके वैल्यू रख लेते हैं ताकि हम लोग बेसिकली टाइम ना लगे हमें। ठीक है, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यार बिट मैनिपुलेशन, मैं बताऊं तो यार मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये लगता है, और सच में बिट मैनिपुलेशन टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कॉन्टेस्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपका बिट मैनिपुलेशन पे होता ही होता है। इस लॉन्ग चैलेंज 2021 में भी एक क्वेश्चन बिट मैनिपुलेशन पे है। सो यार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बिट मैनिपुलेशन में बेसिकली हम लोग डील करते हैं कि किसी नंबर को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसमें कितने नंबर ऑफ साइन बिट होंगे, कितने नंबर ऑफ 1 होंगे, और भी बहुत सारी, मतलब जितना भी बाइनरी पार्ट है वो सब हम लोग बिट मैनिपुलेशन के अंडर कवर करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो पूछा जाता है इग्जॉर, सबसे ज़्यादा इग्जॉर ही पूछा जाता है। और साइंड बिट क्या होता है, अनसाइंड बिट, मतलब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उन्हीं को बार बार यूज़ करके नए नए क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। सो यार अगला टॉपिक यहाँ पे सेगमेंट ट्री। अब यार सेगमेंट ट्री की बात करें तो अगर आपको सपोज दैट कोई एरे दिया है, ठीक है, एरे में हमारे ढेर सारे नंबर हैं। अगर आपसे पूछा जाए इस नंबर से इस नंबर के बीच में
ये बताओ कि सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है या फिर सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, या फिर पूछा जाए इस रेंज से इस रेंज के बीच में कितने नंबर ऑफ ऑड्स हैं, कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्च करोगे, एल से लेके आर तक। नो, अगर आप सेगमेंट ट्री का यूज़ करते हो तो आप अभी देखो, अगर आपके पास ये डिस्टेंस n है तो आपको बिग ऑफ n टाइम लगेगा। बेसिकली हर एक एलिमेंट को आप सर्च करोगे, चेक करोगे कि इवन है या ऑड है, या फिर अगर आपको मिन मैक्स फाइंड करना है तो इन सब में से एक मैक्सिमम एलिमेंट या एक मिनिमम एलिमेंट चूज करोगे। लेकिन अगर आप वहीं सेगमेंट ट्री का यूज़ करते हो तो सेगमेंट ट्री का ये जो काम होता है ये log n में हो जाता है, बिग ऑफ log n में। क्यों हो जाता है, क्योंकि यार यहाँ पे हम लोग एक पूरी बाकायदा ट्री मेंटेन करते हैं। अब वो ये जो ट्री है ना, ये असल में ट्री नहीं होती, ये असल में एक एरे ही होता है। एक एरे मेंटेन करते हैं, उसी एरे को हम ट्री की तरह ट्रीट करते हैं। सो ये जो आपका बिग ऑफ n टाइम है, बिग ऑफ log n टाइम में कन्वर्ट कर देता है। नाउ सेगमेंट ट्री बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ें। पहली चीज़ है सेगमेंट ट्री का क्रिएशन है। नाउ दूसरी चीज़ है सेगमेंट ट्री का अपडेशन है, ठीक है। नाउ तीसरी चीज़ है सेगमेंट ट्री से वैल्यू एक्सेस करना, यानी अगर आपको यहाँ से कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप log n टाइम में वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। सो यार आज इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है असल में, अगर आप सीपी स्टार्ट करना चाहते हैं या आप सीपी करना चाहते हैं। और हाँ यार, कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताओ कि इन सब में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको टफ लगते हैं, या कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग को वीडियोस बनानी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा यार इस वीडियो को शेयर करो, एटलीस्ट यार एक या दो फ्रेंड आपके तो होंगे ही जो सीपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो यार उनकी हेल्प करो और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। सो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।